बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 4.4 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इस लेक्चर के अंदर हमने स्टेटमेंट वाले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो हमें ये बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिकली हमारी रियल लाइफ में इस्तेमाल भी होती है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। लिखा हुआ है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न। अच्छा, पहले मैं सवाल पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो खुद से कोई काम नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो साइड बिजनेस के तौर पे। तो वो जो अपना पैसा है वो किसी और बंदे को दे देते हैं। ठीक है, ये ए है, इसके पास पैसा था, इसने बी को पैसा दे दिया। बी जो है, इसके पास हुनर है, इसके पास सलाहियत है, इसके पास कोई काम करने का ना एक वो है, हुनर है। तो अब ये क्या करेगा, ए के पैसे को इस्तेमाल करेगा, इससे मज़ीद पैसा बनाएगा, और फिर क्या करेगा, कुछ पैसे ए को वापस रिटर्न कर देगा, उसको हम कहेंगे ए का हिस्सा, और फिर जो बाकी होगा मुनाफा वो अपना भी रख लेगा। यानी जो बचत होगी वो हाफ ऑफ कर लेते हैं, जो भी इनकी परसेंटेज होती है। अब ये जो ए को पैसे वापस मिले हैं इन्वेस्टमेंट के अलावा, उसको कहते हैं रिटर्न। रिटर्न कह लें, प्रॉफिट कह लें, मार्कअप कह लें। जो बैंक देते हैं उसको सूद भी हम कहते हैं और मार्कअप भी कहते हैं। तो ये सवाल इस चीज़ के मुतालिक है कि एन इन्वेस्टर्स रिटर्न, एक आदमी ने पैसे लगाए और फिर उससे जो मुनाफे के तौर पे वापस पैसे मिले इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड। अब ये 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो इसको मैं करता हूँ, एक्स के साथ 1000 लिख लेता हूँ, ये हमें बाद में काम देने वाला है। ऐसे वो इतने 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है, इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जो उसकी एक्सप्रेशन होगा, यानी जो हम सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कीमतें पुट करते हैं तो उसके पीछे ये इक्वेशन काम कर रही होती है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टर बनाएं, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। अच्छा, इसको आप फैक्टराइज करके वो कीमत निकाल लेंगे एक्स की, जो आपको ये बताएगा कि जब इन्वेस्टर कितने पैसे लगाएगा तो उसके पैसे डूब जाएंगे या उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला, रिटर्न के तौर पे ए को 0 रुपया मिलेगा। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, या कितने 1000 रुपया लगाएगा तो उसके पैसे उसको बकाया नहीं मिलने वाले, तो हमने वो निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। अब जो इक्वेशन है जो रिटर्न या मुनाफे को शो कर रही है वो है आर ऑफ एक्स, यानी रिटर्न ऑफ एक्स 1000 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x-8। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब रिटर्न 0 होगा तो ये जो रिटर्न की वैल्यू है आर ऑफ एक्स, इसको हम 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आप साथ में मेंशन भी कर सकते हैं बाय पुटिंग आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। जैसे ही आर ऑफ एक्स आप 0 पुट करेंगे, रिटर्न 0 हुआ, तो ये आर ऑफ एक्स की जगह पे 0 लिख दी। उसके बाद ये जो दूसरी साइड है माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एक दो दर्जी मुसावात कह लें या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करके बतानी है। फैक्टराइजेशन के डिफरेंट तरीके हमने पढ़े हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई होता है। सबसे पहले तो देखिए, हमने ये सीखा है कॉमन लेने वाला ना, तो इसमें से निशान कॉमन आ रहा है, ये माइनस का निशान मैंने कॉमन ले लिया। बाकी कौन सी रकम बची, वो बच गई एक्स स्क्वेयर। अब ये 6x था, ये माइनस का 6x हो गया माइनस कॉमन जाने से, और ये जो 8 था ये अब बन गया प्लस का 8, पहले माइनस का था। ऐसे अब 1 बाय 1 हम अपनी सारी फैक्टराइजेशन टेक्निक्स है वो चेक कर लेते हैं कि इस पे कौन सी लगती है। सबसे पहले होता है कॉमन लेने वाला, वो हमने ले लिया, सिर्फ साइन कॉमन आया था। फिर होता है जोड़े बनाने वाला, अगर 4 रकमें होती तो जोड़े बन जाते। फिर उसके बाद हम मिडिल टर्म ब्रेक करके देखते हैं। तो अब इसकी मिडिल टर्म हम ब्रेक करेंगे और देखते हैं कि क्या बनती है। जैसा कि लिखा हुआ है, हमें मिडल में चाहिए माइनस का 6, तो दो ऐसे नंबर लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो माइनस का 6 बने, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8 बने। ऐसे -2x -4x ऐड होकर -6x बन गया। इन दोनों को ज़रब देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8, सॉरी x इधर नहीं आएगा। तो ये फैक्टराइजेशन जो थी या मिडिल टर्म ब्रेक करने वाली, वो हमने कंप्लीट कर ली है। मज़ीद आप देखिए ब्रैकेट के अंदर ही ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। पहली जो पेयर है उसमें से x कॉमन आ रहा है और बाकी क्या रह गया, 1x -2, और फिर इस पेयर में से कॉमन आ रहा है माइनस का 4 और बाकी क्या रह गया x, साइन चेंज हो गया माइनस कॉमन जाने की वजह से, 4 2 8, और ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज। फिर ये वाला क्या है माइनस, और ये देखिए x -2 ब्रैकेट कॉमन आ गई, और ये x बाकी था, ये -4 बाकी था, x -4 ये आ गया, और दूसरी साइड पे 0 चलती आ रही है साथ में। ठीक है, ऐसे अब देखिए
जब ऐसे है ना, कोई दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हो तो उनका जवाब ज़ीरो उस वक्त होता है जब उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो। ठीक है, अब हमें यहाँ नहीं पता इन दो की प्रोडक्ट होके ज़ीरो बन रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये x-2 ज़ीरो का है या ये x-4 ज़ीरो का है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि या तो x-2 इक्वल टू ज़ीरो है और या x-4 इक्वल टू ज़ीरो है। और फिर यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू +2 आ गया और ये x इक्वल टू +4 आ गया। अब दो हमें ऐसे वो पॉइंट्स मिल चुके हैं जो x की कीमत शो कर रहे हैं। ये माइनस का जो साइन है ये दूसरी साइड पे जाके यानी ये ख़त्म हो जाता है ज़ीरो के साथ, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब x के साथ हमने लिखा हुआ है 1000, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 तो ये बन जाएगा 2000। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 4 तो ये बन जाएगा 4000। तो अब हमें जवाब सिर्फ ये बताना था कि वो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर उसका रिटर्न ज़ीरो हो जाता है, यानी उससे बदले में कोई पैसे नहीं मिलते। तो अगर तो वो 2000 रुपया लगाएगा फिर भी डूब जाएगा, और अगर 4000 रुपया बिजनेस में लगाएगा पार्टनरशिप पे तो वो भी डूब जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी प्रैक्टिकली है कि मैथ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अ कंपनीज प्रॉफिट, एक कंपनी का जो मुनाफा है वो इस इक्वेशन से दिया गया, हमें दिखा रहा है कि प्रॉफिट ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट। अब ये जो एक्स है वेरिएबल के तौर पे ये यूनिट्स को शो कर रहा है। यूनिट का मतलब ये है कि डब्बे डब्बे कह लें आप ना, कंपनी अपनी कंपनी अपनी जो चीज़ बेच रही है उसके कितने डब्बे बेच रही है। एक्स यूनिट वो सेल करेगी कंपनी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब ये 3 दर्जी मुसावात है ये वाली, ठीक है, 3 इसके डिग्री है, और ये शो किसको कर रही है, मुनाफे को। किसका मुनाफा, एक कंपनी का। कब, जब वो अपने कोई यूनिट सेल करती है। तो ये इसके अंदर जो वेरिएबल है ये यूनिट्स को शो कर रहा है, यानी आप पंजाबी में कह सकते हैं, उर्दू में कह सकते हैं कि वो कितने डब्बे सेल करेगा, उसके ऊपर उसको मुनाफा मिल रहा है। तो इसके लिए कलर रेड लेते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑफ एक्स यूनिट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x² जमा 75x माइनस 125। ये तो आ गई इक्वेशन की स्टेटमेंट। नीचे लिखा हुआ फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो, जहां पे प्रॉफिट जीरो होता है उनको वो वाले पॉइंट्स निकालें। अब देखें इक्वेशन हमें शो कर रही थी प्रॉफिट को, तो जब प्रॉफिट जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स को जीरो पुट कर लें। हमने वो पॉइंट्स निकालनी है, एक्स की वो कीमतें निकालनी है कि वो कौन से डब्बों की तादाद है जब उन्हें कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, और इस साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने सारा फैक्टराइजेशन के बारे में ही पढ़ा, डिफरेंट टेक्निक्स थी। 4.3 एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने क्यूबिक, आई थिंक 4.3 है या 4 है, उसके अंदर क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। उसके लिए ये फार्मूला हम कंप्लीट करते हैं कि ऐसा अगर हो एक्स प्लस ए प्लस बी का क्यूब ये बराबर होता है पहले का क्यूब जमा दूसरे का क्यूब, और दरमियान में होता है जमा 3ab पहली ज़रब दूसरी इंटू पहली जमा दूसरी, वैसे ही साथ आ जाती है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा खोल के देखें मज़ीद आप, तो ये जब अंदर ज़रब होगा इसके साथ तो ये बन जाएगा 3a की ताकत 2, यानी पहली कीमत की पावर 2 लेनी है, दूसरी वैसे ही साथ आ जाएगी। फिर ये जब इसके साथ ज़रब होगा तो साइन के साथ साइन, और ये बन जाएगा 3ab की पावर 2, यानी दूसरी रकम की पावर 2 लेनी है। तो आप ये देखिए ये प्लस क्यूब का फार्मूला, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही फार्मूला माइनस के साथ होता, यहाँ पे माइनस आता, तो यहाँ पे भी माइनस होना था, यहाँ पे भी माइनस होना था, यहाँ पे भी माइनस होना था, और इधर भी माइनस आ जाता। अच्छा ये बात मज़े की है, जब इसने माइनस ने इस माइनस से ज़रब होना था ना इस वाली से, तो ये प्लस हो जाना था, ये बस ये फ़र्क है, और ये वाली भी माइनस की होती। अच्छा अब हम कंपेयर करते हैं कि हमें जो उसने स्टेटमेंट दी है उसके अंदर कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूं x की पावर 3 और इस 125 को लिख लूं -5 की पावर
3। तो अब मैं जवाब इसका डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। कैसे? ये जो क्यूब के नीचे रकम है x उसको ले लें और जो इधर क्यूब के नीचे है उसको ले लें और दरमियान में अगर रकमें माइनस की आ रही हैं तो ये माइनस लेके ये क्यूब तो हो गया कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है अगर हम शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करें तो। लेकिन क्योंकि अब हमने फॉर्मेलिटी भी करनी है तो फॉर्मेलिटी के लिए जो फार्मूला है उसको कंप्लीट होना चाहिए, ये सारे लवाजमत पूरे होने चाहिए। तो अब देखिए हमें क्यूब के साथ चाहिए माइनस का साइन, ये देखिए ये माइनस का साइन है। फिर हमें चाहिए 3, ये 3 आ गया। फिर हमें चाहिए पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम वो होती है जो क्यूब के नीचे होती है, तो ये पहली रकम का स्क्वायर आ गया। फिर चाहिए दूसरी रकम साथ वैसे ही ज़रब के तौर पे, तो ये दूसरी रकम है यानी 5, ये आ गई। फिर हमें चाहिए प्लस का 3, ये आ गया प्लस का 3। फिर हमें चाहिए पहली बगैर किसी पावर्स के और फिर दूसरे चाहिए पावर 2 के साथ यानी 5 की पावर 2। तो आप इसको थोड़ा सा हल करके देखें तो अगर मैं ये दिखाऊं आपको तो ये बन जाएगा -3, 5 से ज़रब होगा तो 15 x की 2, यानी ये वाली चीज़ बन रही है, हमने इसको ब्रेक किया हुआ। ये जो 5 की पावर 2 है इसको 25 लिख सकते हैं, 25 3 से ज़रब होगा तो 75 और ये वाली चीज़ भी बन रही है। इसलिए हमने क्या किया, फार्मूले को कंप्लीट बनाया और उसके बाद ऐसे क्यूबिक फॉर्म लिख दी उसकी। अच्छा यहाँ से ना ये कुछ रेज हो गया। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास लास्ट में x-5 के 3 फैक्टर्स आ गए क्योंकि पावर 3 थी, तो इसका मतलब ये था कि ये 3 दफ़ा ज़रब हो रहे थे। अब इसको हम बार बार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x-5 इक्वल टू 0। जैसे पिछली स्लाइड पे मैंने बताया कि जब 0 जवाब आता है तो जो ज़रब होने वाली रकमें हैं उनमें से कोई एक 0 होगी। अब हमें वो नहीं पता कि कौन सी है, इसलिए हम अंदाजे के तौर पर लिख देते हैं। हम कहते हैं ये पहली वाली 0 होगी या ये 0 होगी या ये 0 होगी, फिर उसको हल कर लेते हैं। जब इस चीज़ को हल करेंगे तो x का आंसर 5 आ गया, इसको हल करेंगे तो फिर भी x का आंसर 5 आ गया, इसको हल करेंगे तो फिर भी x का आंसर 5 आ गया। अब x था क्या? x वो डब्बे थे या यूनिट्स थे जो कंपनी बेच रही है। अब हमें नहीं पता किस चीज़ के डब्बे हैं किस चीज़ के, तो भाई हम जवाब देंगे कि जब कंपनी 5 यूनिट्स बेचेगी ना तो उस वक्त कंपनी को प्रॉफिट कोई नहीं होना, 5 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है। इसी तरह चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मैथमेटिक्स का हुस्न है और प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है। लिखा हुआ द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x, यानी पोटेंशियल एनर्जी को V ऑफ x के ज़रिए ज़ाहिर किया गया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूब। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती है? ये जो मोटरें होती हैं, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब करंट चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और उसी की वजह से जो मोटरें घूमती हैं फ्लक्स पैदा होता है। तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो V ऑफ x से ज़ाहिर हो रही है। वेरीज वो बदलती रहती है एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाई। जैसे ही आप देखेंगे कि तारों के अंदर बिजली जाती है तो जो पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है अगर तार की लेंथ ज़्यादा हो या उसका मटेरियल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आपकी बैटरी है फॉर एग्जांपल यूपीएस वाली, आप उसके ऊपर कोई चीज़ चला रहे हैं आप घर के अंदर, तो उसके लिए आपको तार छोटी चाहिए होगी। लेकिन वही अगर आप तार बहुत ज़्यादा लंबी कर दें, आप उसको डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा लेंथ कर दें, तो जो आपके बैटरी के वोल्टेजेस होंगे यानी जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर वो कम हो जाएगा। समझ आ रही है इस बात की? या जैसे ही आप लोड बढ़ाएंगे तो वो वोल्टेज जो है उनका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उससे, वो इस इक्वेशन से ज़ाहिर की गई है। ठीक है, तो ये फिजिक्स के अंदर भी मैथ इस्तेमाल हो रही है प्रैक्टिकली। अच्छा जी, अब वो जो एक एक्सप्रेशन है जो जाहिर कर रहा है वो कौन सा? वो है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। अब हमने करना क्या है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। वो वाले पॉइंट्स ढूंढ के बताने हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो हम क्या करें, जैसा पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम करते आ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन जो उसके अंदर कंडीशन दी गई है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं और फिर जब वैल्यू पुट करते हैं तो जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो ये इंप्लाई करती है, हमें ये बताती है। अब इस साइड पे फैक्टराइजेशन क्योंकि परफॉर्म करनी है तो देखिए फैक्टराइजेशन का पहला असूल होता है कॉमन लेना। यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 1, 2 के फैक्टर, फिर 2 इंटू 3 और फिर 2 इंटू 2, यानी सब में 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। फिर वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पे x की 3 पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पावर है, तो सबसे छोटी पावर कॉमन आ जाया करती है। बाकी जो चीज़ें रह गई ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। यहाँ 2 था बाहर चला गया, 1 रह गया, साथ x की पावर 2 रह गई, माइनस का 2 कॉमन चला गया, बाकी 3 रह गया, 1 x रह गया। यहाँ प्लस 4 में से 2 कॉमन चला गया, 2 रह गया, x कॉमन चला गया।
बाकी ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसके ऊपर फैक्टराइजेशन के सारे असूल वन बाई वन हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला असूल ये होता है कि फैक्टराइजेशन के अंदर आपने कॉमन लेना होता है। अब देख लें इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, बाहर वाला तो कॉमन आ चुका है ना, इसको फिर इसके अंदर पेयरिंग भी नहीं हो रही। पेयरिंग बनाने के लिए हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं, 4 रकमें बना लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे उसके लिए मैं आपको दोबारा डिटेल बता देता हूँ कि इसका असूल क्या होता है। इसके लिए मैं यही यूज़ करता हूँ कि आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं, उन्हें ऐड करें, जमा करें तो माइनस का 3 बने। यानी मैं अगर लूँ माइनस का 2x और इसके साथ फिर माइनस का 1x, इन दोनों को जमा करेंगे तो माइनस का 3x बन जाएगा। दोनों को ज़रब देंगे तो माइनस माइनस जमा, 2 एकम 2, यानी ये और सी की प्रोडक्ट भी बन रही है। खैर, ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर और ये लिखा +2, ब्रैकेट को फिर क्लोज कर दिया। अब ये 2x तो ऑलरेडी कॉमन था, जबकि इस पेयर में से कॉमन लेना है, फिर इस पेयर में से कॉमन लेना है। अब ये कॉमन लेने वाला जो तरीकाकार है ये बहुत ही आसान होता है। पहली रकम में से x कॉमन आ गया, ये बाकी x रह गया, -2 में से x चला गया, बाकी 2 रह गया। इन 2 में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, x लिख के अंदर साइन चेंज हो गया और ये -2, ब्रैकेट क्लोज होगी। फिर उसके बाद ये 2x तो वैसे ही आ रहा है, ये ब्रैकेट x -2 वाली कॉमन आ गई, क्योंकि हम पूरे चैप्टर के अंदर यही चीज़ सीख चुके हैं पहले। x -1 रिमेनिंग है, ये आ गया। अब इसके कितने फैक्टर बन गए हैं? 3 फैक्टर बन गए हैं। 3 का प्रोडक्ट आ रहा है 0 के बराबर। हमें नहीं पता कि भाई जो पहले वाला है 2x वो 0 है या दूसरा फैक्टर x -2 0 है या x -1 0। तीनों फैक्टर्स को 0 के बराबर लिख लिया, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा 0 है। इसको हल करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 0, इसको हल करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 2, इसको हल करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 1। ये वो पॉइंट्स हैं x = 0, x = 2, x = 1, जिनके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोबारा बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप जो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस कैसी है, उसके रेजिस्टेंस पे, उसके मटेरियल की नेचर पे, उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। खैर, आपको बस थोड़ा सा आइडिया ये देना था कि जो आपकी मैथमेटिक्स है ये प्रैक्टिकली फिजिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये देखिए, ये सिविल इंजीनियरिंग की एक मिसाल आपको दी गई है कि जो आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, जो इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर भी मैथ इस्तेमाल होती है, और ये फैक्टराइजेशन वाले जो है या इक्वेशंस हैं वो इस्तेमाल होती हैं। लिखा क्या हुआ है? इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यानी जो सिविल इंजीनियरिंग होती है जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, सीमेंट इस्तेमाल होता है, ईंटें बजरी इस्तेमाल होता है, उसको सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कहते हैं। द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। अच्छा, ये बीम क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर ना छत के ऊपर टी आयरन इस्तेमाल होते हैं ऐसे, या गिर्डर इस्तेमाल होते हैं जिसको आप गार्डर कहते हैं, या एक सीमेंट और बजरी का मिक्सचर होता है, बीम इस्तेमाल होता है दरवाज़ों के ऊपर, दीवारों के अंदर, छत के ऊपर लेंटर वगैरह होता है ऐसे। अच्छा, इनके अंदर ना डिफ्लेक्शन होती है। डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ये कई दहाइयाँ अगर खड़े रहें, मिसाल मैं आपको देता हूँ गार्डर की, कि जो गिर्डर आपके घर में लगा हुआ है या टी आयरन लगा हुआ है, उसके ऊपर वक्त के साथ साथ पहले वो ऐसे था, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, लेकिन वक्त गुजरता गया, उसके अंदर ना थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया, यानी 20 साल बाद, 30 साल बाद जब आपने उतारे, ठीक है, तो ये ऐसे था, वो बेंड हो गया। अब ये जो बेंड है इसकी बात हो रही है, इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। पहले स्ट्रेट था, कई सालों के बाद उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गई है। तो वो इस इक्वेशन के जरिए, यानी y ऑफ x इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 के जरिए शो की हुई है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x। अब हमें नहीं पता कि वो इस जगह से वो इस जगह पे डिफ्लेक्शन हुई है, इधर हुई है, कहाँ पे हुई है। तो फ़र्ज़ कर लिया कि कोई भी पॉइंट है उसका नाम x है जहाँ पे वो हो रही है। अलोंग द बीम फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। अब ऐसे पॉइंट्स आपने ढूंढने हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, यानी ज़ीरो डिफ्लेक्शन है। बिल्कुल बहुत ही इजी है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है कि आप सबसे पहले तो जो इक्वेशन है डिफ्लेक्शन को शो कर रही है आप वो लिखेंगे। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये महीनों में नहीं होती, ये बाज़ औक़ात सदियों में होती है और बाज़ औक़ात दहाइयों में, कई सालों के बाद होती है, और डिपेंड करता है यूजेज पे और एज पे कि जिस मटेरियल की बात हो रही है उस मटेरियल की एज कितनी हो चुकी है। अब डिफ्लेक्शन ज़ीरो वाले पॉइंट्स लेने हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो डिफ्लेक्शन को शो कर रही है y ऑफ x उसको ज़ीरो फ़र्ज़ कर लेते हैं, और ये क्या इम्प्लाई करेगी। अच्छा, आप इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें या ये वाला मैथमेटिक्स का साइन इस्तेमाल कर लें, इसे कहते हैं इम्प्लाइज दैट।
इम्प्लाइज दैट मतलब ये चीज़ दिखाती है हमें, ये वाले जो डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो तो फिर इक्वेशन क्या दिखाएगी, ये वो चीज़ है इम्प्लाइज दैट। तो वाई ऑफ एक्स की जगह पे आ गया ज़ीरो, बाकी जो इक्वेशन थी वो आ गई 2x² माइनस 8x और बाकी सारी सेम आ गई। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट कर देता हूँ। क्यों कि हमने इसके फैक्टर ही फाइंड आउट करनी है। ये दो के फैक्टर अगर लिखें तो 2 एकम 2 होता है, 2 ज़रब 4 8 होता है, 2 ज़रब 3 6 होता है। तो इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हम ऑलरेडी कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या रह गया, x² माइनस इधर 4 रह गया, साथ में x था वो आ गया, 6 में से 2 कॉमन चला गया, बाकी 3 इसका मल्टीपल रह गया। अब जनाब यहाँ पे 0 तो वैसे ही नीचे आ गया, ये 2 भी वैसे आ गया। ब्रैकेट के अंदर देख लें मिडल टर्म ब्रेक हो रही है फिर से, तो हम ऐसी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे कि ऐड करें तो माइनस का 4 बने और अगर दोनों रकमों को जमा करें तो जमा का 3 बने। तो इसके लिए माइनस का 3x है और फिर माइनस का 1x है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा और दोनों को ज़रब देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद पेयर बन चुके हैं। अब हम इसके कॉमन ले सकते हैं, जोड़ों में से कॉमन। पहला जो जोड़ा है इसमें से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x माइनस 3। दूसरा जो जोड़ा है, अच्छा ये जो जोड़ा है ना, इसकी अगर पहली रकम माइनस की हो तो उसको कॉमन लेना होता है, दूसरी रकम का साइन चेंज हो जाता है। ये अब पूरी ब्रैकेट आप देखें कॉमन आ रही, कौन सी, x माइनस 3 कॉमन आ रही है और बाकी क्या बच गया, ये वाला x और ये वाला माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखें 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, असल ज़रब 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि या तो 2 इक्वल 0 है, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं होता, तो हम लिख देंगे 2 0 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, x माइनस 3 के अंदर x का हमें पता ही नहीं है, हो सकता है x 0 हो। इधर जो है x माइनस 1 है, हो सकता है इसमें x 0 हो, या ये फैक्टर सारा 0 के बराबर है। तो इसकी कीमत निकालेंगे ना x की, तो वो ये आ जाएगा 3, और x माइनस 1 की अगर कीमत निकालेंगे तो ये पॉजिटिव 1 आ गया। तो भाई ये वाले वो 2 पॉइंट्स हैं 1 एंड 3, जिनके ऊपर वो जो बीम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बीम, ठीक है, ये बीम मैंने तो आपको बताया कंक्रीट की भी हो सकती है, ये बीम लोहे की भी हो सकती है या लकड़ी की भी हो सकती है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बीम डिफ्लेक्ट होती है, टेढ़ी होती है, और उसकी जो डिफ्लेक्शन जहाँ पे नहीं हुई है, हमने वो पॉइंट्स निकालने थे जो इस इक्वेशन के ज़रिए ज़ाहिर किए गए थे, तो हमने वो पॉइंट्स निकाल लिए हैं। आई होप कि आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में जो अबहम था वो इन 4 क्वेश्चंस की मदद से थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया होगा। आपको पता चला होगा कि मैथमेटिक्स हमारी इंडस्ट्री में, मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होती है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म के प्रॉब्लम में आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अल्लाह हाफिज़।